हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 3। सर्कुलर मोशन पार्ट 3 जहाँ तक हो गया है उसके आगे। तो पहले लेता हूँ कुछ क्वेश्चन और फिर हम चलते हैं। उसके बाद में कुछ थ्योरी है यहाँ पर बचा हुआ अभी, तो वहाँ तो पहले आइए, पहले हम लोग चला जाए कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद जहाँ थ्योरी छूटी हुई है वहाँ से आगे। चलो बेटा, तो सर्कुलर मोशन का पार्ट 3 और यह P100 फिजिक्स चैनल, द बेस्ट चैनल, और मैं आपका STP सर। ओके, तो कम ऑन द पॉइंट। चलो, सपोज करिए कि यहाँ पर यह एक वाटर ट्यूब है। यह एक वाटर ट्यूब है, मीन्स यह ग्लास का एक ट्यूब है या किसी भी चीज़ का बना हुआ है। तो मान लो कि ग्लास का एक ट्यूब है, इसमें वाटर भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड वाटर, इसमें वाटर भरा हुआ है। ओके, और यहाँ से यह एक्सिस, इस एक्सिस पर यानी यहाँ कोई यह रॉड है, यह रॉड घूम रही है ना अपने एक्सिस पर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, लेंथ इज द L, लेंथ इज L। क्लियर? लेंथ कितना है? L है इसका। आइए, और मास रॉड का जो ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, तो वह लिक्विड कैसा है? लिक्विड होमोजीनियस। लिक्विड कैसा है? होमोजीनियस। ओके, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि जब आप इसको घुमाते हैं तो लिक्विड के वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनकम्प्रेसिबल है यानी कि वह कंप्रेस नहीं होता है, उसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक, मास उसका कांस्टेंट है। ओके, मास इसका कितना माने हैं हम लोग? मास ले लीजिए m इज द मास ऑफ द लिक्विड। बताना क्या है हम लोगों को इस क्वेश्चन में? क्या बताना होता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स का मान बताना हम लोगों को। फोर्स ऑन द ट्यूब एट पॉइंट P पॉइंट पर लगने वाला फोर्स बताना है, कितना फोर्स लग रहा है। ओके, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को? आ जाइए, देखो बेटा, अब ये रॉड ओमेगा से घुमाया जा रहा है तो कहीं से पावर मिला होगा, कहीं से एनर्जी मिली होगी। अर्थ पे है यह रॉड ऐसे गड़ा हुआ और वो घूम रहा है ऐसे। तो जानते हैं कि अभी लास्ट लेक्चर में मैं क्या बताया था? इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया का कंसेप्ट, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया का कंसेप्ट आपको सिखाया था। क्या था वह कंसेप्ट? इनर्शिया और नॉन इनर्शिया का क्या कंसेप्ट था? इनर्शिया और नॉन इनर्शिया का क्या कंसेप्ट था? कि जब भी कोई बॉडी अर्थ के संपर्क में होती है, या उसमें इंजन लगा होता है, या उसमें डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ होते हैं, या उसको कहीं से पावर दिया गया होता है, या उसको कहीं से टेंशन दिया गया होता है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई होती है, यानी कि न्यूटन्स का लॉ जिस पर वैलिड कर रहा होता है, वह बॉडी अवश्य ही इनर्शिया में होती है। और ऐसी बॉडी जो इनर्शिया में होती है, जब वह सर्कुलर मोशन कर रही होती है, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सीलरेटेड मोशन, चाहे वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या चाहे वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हमेशा ही एक्सीलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा बदल रही होती है। क्यों? क्योंकि दिशा हमेशा बदल रही होती है। तो चूँकि दिशा का सर्कुलर मोशन में हमेशा बदलती है, इसलिए वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। जब वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है तो ऐसे मोशन में एक्सीलरेशन अवश्य होता है, और दिशा बदलने के कारण जो एक्सीलरेशन होता है, आप किसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चूँकि अवश्य होता है सर्कुलर मोशन में, तो इसलिए इसे बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ द एक्सीलरेटेड मोशन। तो चूँकि यह रॉड घूम रहा है, ये पूरा ट्यूब क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है अपने एक्सिस पर। और जानते हो कि रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या संबंध है? तो मैं पीछे पार्ट 2 सर्कुलर मोशन पार्ट 2 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर देख लीजिए। ओके, कम ऑन, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो जब यह रॉड माइंड ही है, यह ट्यूब, वाटर ट्यूब, जब ये ट्यूब किस में आ गया, ये ट्यूब किस में बेटा, ये ट्यूब किस में है, ये ट्यूब है इनर्शिया में। क्यों है, बात समझ में आ गई होगी। तो जब ट्यूब है इनर्शिया में, तो वाटर किस में आया, वाटर किस में आया, तो वाटर आ गया किस में, नॉन इनर्शिया। वाटर किस में आ गया, वाटर आ गया किस में, नॉन इनर्शिया में अब वाटर आ गया। ओके, अब आ जाओ, जब कोई बॉडी नॉन इनर्शिया पे आ जाती है, तो जब कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में होती है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन इनर्शिया में जब कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में आ जाती है, तो जिसके कारण से वो नॉन इनर्शिया में आई हुई होती है, उसी के एक्सीलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। अब यदि इस मास को देखा जाए, ये जो मास है इसमें फिलअप जो मास है ना, ये जो मास है मीन्स जो वाटर है, तो जिस वाटर को देखा जाए तो चूंकि नॉन इनर्शिया में है, और इसके पास, इस ट्यूब के पास में अपना एक एक्सीलरेशन है, किधर, जस्ट टुवर्ड द एक्सिस, है ना। कौन सा एक्सीलरेशन है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ए किसी पास अपना एक्सीलरेशन है ना, इसके पास एक अपना एक्सीलरेशन है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, इसके पास अपना एक्सीलरेशन है, नाम दे दिया है, कौन सा नाम है उसका, ए सी। तो इसके पास खुद का अपना एक्सीलरेशन है। तो ये ट्यूब क्या पा गया होगा, ये ट्यूब क्या पा गया, वाटर क्या पाया, वाटर नॉन इनर्शिया में है ना, तो वाटर क्या पा गया, वही ए सी ए भी पा गया, लेकिन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ए सी बराबर कितना पाया, या ए सी बराबर कितना पाया, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, मीन्स कि अब पहले कितना फोर्स होगा ये अभी हम लोग निकालेंगे, पहले उसके डीप कंसेप्ट को समझिए कि हो क्या रहा है उसके अंदर। अब ये चूंकि देखिए ये वाटर है ना, तो पूरा का पूरा ये पूरा वाटर नॉन इनर्शिया में है, और ये ट्यूब इनर्शिया में है। नॉन इनर्शिया में होने के कारण यह वाटर दूर जाएगा, एक्सिस से दूर जाएगा। तो जब दूर जाएगा तो इसे प्रेस करेगा, इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा इस पर, और वही क्वेश्चन है कि वहाँ कितना फोर्स लगा। तो पहले फोर्स क्यों लगा और अब कितना लगा, क्लियर, फर्स्ट क्लास। इनर्शिया और नॉन इनर्शिया, पूरा सर्कुलर मोशन बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है किसके बेस पर, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया। पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सब जगह यही कंसेप्ट यूज होगा। ओके, आइए अब चलिए, अब सवाल यह है कि इस पर फोर्स लगा कितना। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लियर हो गया अब। और अब हम चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने, मीन्स इसकी वैल्यू निकालने जाते हैं हम लोग। तो हम इसको सॉल्व करने का दो तरीका बताने जा रहा हूँ। एक तरीका देखते ही आंसर मार देना, और दूसरा तरीका होता है कि जिसको थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर मारना, ठीक है। तो चलिए कौन सा तरीका पहले ले लिया जाए, पहले सॉल्व करके, चलो भाई पहले सॉल्व करके ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, तब ये हटा दिया जाए, अब इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। यहाँ कंसेप्ट आप समझ गए कि इनर्शिया में कौन है और नॉन इनर्शिया में कौन है, फोर्स क्यों लगेगा, अब आप एक बातें समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसके आंसर को देने जाते हैं। माइंड, तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे आप कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC डैश इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू नो वेल, आर द रेडियस। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यह जो r होता है, जो रेडियस होता है, वह कहाँ का डिस्टेंस होता है। तो पहले नोट करिए, पेन उठाइए, कॉपी लीजिए, नोट करिए, r बराबर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा ही जहाँ पर वह वस्तु है, जहाँ पर वह वस्तु रखी हुई है, वहाँ जहाँ पर वह वस्तु रखी हुई है वहाँ से एक्सिस के बीच की दूरी होती है वो हमेशा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हमने बॉल ले लिया ना, एक पत्थर ले लिया, एक रस्सी में बांध दीजिए, बांध दिया, घुमाइए, ऐसे ही रिवॉल्व करा रहे हैं,
ऐसे। अब मैं कहूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगा हुआ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सो मच एफ सी डैश, हो गया ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगा हुआ है, दिस इज एफ सी। मैं कहूँ आपसे कि एफ सी इसका मास एम है। मैं कहूँ कि यहाँ पर ये एफ सी का मान कितना है, व्हाट इज एफ सी, एफ सी कितना होगा या एफ सी डैश कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, सपोज करिए कि लंबाई यहाँ से एल है, ओके, और ये ओमेगा, ओके। चलिए अब एफ सी का मान बोलिए कितना लग रहा है इस पे, एफ सी एम मास एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब मैं कहूँ कि एफ सी डैश कितना है, तो एफ सी डैश इक्वल टू सेम एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर क्या हुआ, यह बॉडी जहाँ पर मास एम है ना, यहाँ से एक्सिस की डिस्टेंस, मास से एक्सिस की डिस्टेंस, ओके। अब इस क्वेश्चन में मास कहाँ पर है, क्योंकि मास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मास यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, या मास यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो आर कहाँ से नापेंगे, यहाँ से ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहाँ ले, हुआ क्वेश्चन, हुआ क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ से करने के दो तरीके, तो मैं पहले जा रहा हूँ वह प्रोसेस बताने जिसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, और फिर बताऊँगा देखते हैं आंसर मारने का प्रोसेस। तो पहले इंटीग्रेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी पड़ी, आप देख रहे हैं ना, क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ से लेकर एक्सिस से लेकर के इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है, जो पी पॉइंट है ना जिस पे बताना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी कर रहा है, और ये क्या है, पूरी लेंथ एल है, और पूरा मास कितना ले लिया जाए, वाटर का पूरा मास एम है, और यह ट्यूब मासलेस, ट्यूब मासलेस, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए आप, चलिए अब ओके। अब आ जाइए, अब आगे सॉल्व किया जाए इसको कि इसका आंसर कितना आया। तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके सिखाने जा रहा हूँ, एक डायरेक्ट आंसर और दूसरा सॉल्व करके निकाल देगा। आइए पहला प्रोसेस लेते हैं। तो जब कभी भी जानते हो कि जब कहीं पर ऐसा होता है कि जो जैसे यहाँ पे मास है, तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब आपको लेना है मास, आपको मास लेना है कि एक्सिस से उस मास की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, यार के लिए भी देखा, यहाँ कांस्टेंट है नहीं, वेरिएशन है। तो जब कभी भी कहीं पर भी वेरिएशन होता है, जब कभी भी कहीं भी वेरिएशन हो रहा होता है, तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन, प्रॉपर लिमिट लेकर के उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये देखा जाए मीन्स कि देखोगे कि मास कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रेडिंग ऑफ द मास फ्रॉम वेयर टू वेयर, यस, फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो मास यहाँ से, ये क्या है, एल का मान 0 है, और यहाँ क्या है, या x मान लिया जाए, x एक्सिस पर है तो x मान लेते हैं, तो x बराबर 0 है, और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू एल है। तो लिमिट साफ दिख रही है कि x का मान x बराबर 0 से x बराबर एल तक फैला हुआ है। क्लियर, पक्का, कोई प्रॉब्लम, नो, कमन। अब यहाँ पर करते क्या हो कि जब भी कभी इंटीग्रेट करके किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो आप एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हो, मानते हो ना। चलिए यहाँ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट, क्यों स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट क्योंकि मास का छोटा सा अमाउंट ले लिया जाए, जिसको हम लोग कह दें कि हाँ वह कांस्टेंट मास है, वहाँ वेरिएशन नहीं है, और वहाँ से वह छोटे से मास से एक्सिस की दूरी अब कांस्टेंट है। चलिए ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया ना, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया हम लोग, इतना मास ले लिए हम लोग, ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक। इस एलिमेंट का नाम देते हैं dx, यहाँ जो मास इसका होगा इसका नाम देते हैं, मास का नाम दे दिया dm, dx मास का नाम dm, एक्सिस से उसी डिस्टेंस मान लिया इस एलिमेंट की x। फोर्स तो लगना ही है, जानते हैं, अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, नॉन इनर्शिया में होने की वजह से फोर्स तो लगना ही है, तो फोर्स इस पर लगेगा कितना, df, किस पर, एलिमेंट पर। एंड नाउ राइट द व्हाट इज द फोर्स, नाउ राइट व्हाट इज द फोर्स, तो df इक्वल टू, अभी क्या देखा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो m का मान क्या है, dm, r
आर की जगह पर क्या है वो मास, ये मास कितनी दूरी पर है, एक्स, तो एक्स, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डीएम इज हाउ मच। तो देखो, तो पूरा एल लंबाई पर मास कितना है, एल लंबाई है ना, तो एल लंबाई का मास है एम, क्या बोला भाई, हाँ समझो फर्स्ट क्लास। तो एल लंबाई का मास है एम, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई का मास, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, m/l, किलोग्राम पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ हो गया, लंबाई हमने कितना माना है dx, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm, तो dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। ओके, तो dm की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू हियर, तो df इक्वल टू dm का मान रख दीजिए m/l इंटू dx इंटू x ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ df, एंड नाउ इंटीग्रेट करते हो क्या हो जाता है, पूरा मान निकल जाए, पूरी वैल्यू निकल जाए, पूरा फोर्स निकल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, df इक्वल टू m/l को बाहर निकाल लिया, कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर है, कॉमन ले लीजिए, x dx। ओके, दिस इज द जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से x इक्वल टू l हो गया। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, 0 से टोटल फोर्स F की वैल्यू हो गई। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए फटाफट एक लाइन में। डी की वैल्यू क्या हुई, F, जीरो लिमिट है, जब जीरो लिमिट होती है, जब कहीं पर जीरो रहता है लिमिट, एक लिमिट जीरो होती है तो फिर उसको लिमिट लेने की जरूरत होती है, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो F इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m/l ओमेगा स्क्वायर, x इंटीग्रेट कर दीजिए, x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1/n+1। तो हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इसका इंटीग्रेशन m/l ओमेगा स्क्वायर हो गया, x पावर कितना है, कुछ नहीं मीन्स 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी 2। ओके, तो F बराबर कितना आया, m/l ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ, x²/2। हाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से l, मीन्स 0 to l, तो देयरफॉर F इक्वल टू, अगला पॉइंट, अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होने जा रहा है, F इक्वल टू m/l अभी रहने दीजिए वैसे ही, ओमेगा स्क्वायर वैसे रहने दीजिए, L वाली वैल्यू 0 वाली लिमिट है, 0 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं, x यहाँ पे l रख देना है, तो कितना आ गया, l²/2। ओके, नाउ माइंड, एक l से कैंसिल हो गया, आया क्या, व्हाट इज द फाइनल आंसर ना, व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो F बराबर फाइनल आंसर l से l कट गया है, ये नीचे अभी 2 बचा हुआ है, ½ m/l ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि फाइनल आंसर क्या मिला आपको, इसका F बराबर ½ m/l ओमेगा स्क्वायर। ओके, अंडरलाइन दिस फाइनल आंसर, फैंटास्टिक कैलकुलेशन। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो, फर्स्ट क्लास। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, आइए कम ऑन द पॉइंट। अब यही क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग, ये प्रोसेस था इंटीग्रेट करके निकालने का। इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मारना, बिना कुछ किए कैसे करेंगे, दूसरा मेथड। चलो ये कर लिया ना, अच्छी तरह से नोट कर लिया सब लोग।
आइए अब बिना पेन उठाए आंसर मारने का दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। और चलो बता दें, नोट कर लिया सब कुछ, आगे आगे चला जाए, मिटा दे इसको, हटाइए बेटा। अरे हो गया सबका, बोलो भाई हो गया, चलो ओके फर्स्ट क्लास, आ जाओ। अब यही क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे मारेंगे, बिना कैलकुलेट किए, बिना कुछ किए कैसे आंसर मारेंगे। आइए दिखाता हूँ मैजिकल प्रोसेस। तो डायग्राम भी ले लें, चलो डायग्राम बदल दें, आ जाओ। फिगर वही, ये ट्यूब है, ये एक्सिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वाटर भरा है, होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल वाटर, यानी कि वॉल्यूम वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं है। मास इसका m, लेंथ ट्यूब की l। चलिए अब क्वेश्चन ये था कि यह जो वाटर है, वाटर यहाँ कितना फोर्स लगा रहा, ये क्वेश्चन था। पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा, फोर्स क्यों लगा, कंसेप्ट क्लियर, इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया अच्छी तरह से पढ़ाई करिए जम करके। इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया, यह वाटर फोर्स क्यों लगाएगा, इसलिए कि नॉन इनर्शिया में इसलिए लगाएगा क्योंकि नॉन इनर्शिया में जो बॉडी होती है, नॉन इनर्शिया में वह उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पा जाती है। तो इस ट्यूब का एक्सेलरेशन इधर था AC, तो ये पा गया है उतना ही इधर AC, और मास और AC का प्रोडक्ट यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ओके चलिए, लेकिन वो वैल्यू ये तो क्लियर है कि वो लगेगा क्यों, लेकिन हमको बताना कि वो वैल्यू है कितनी। ओके कमान देखिए, अब देखते ही कैसे मारेंगे निशान। यहाँ पे कौन सा फोर्स है बेटा, FC डैश, क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स, ओके फॉल्स फोर्स, सीडो फोर्स। हाँ कमान देखो भाई, जानते हो कि FC डैश कितना होता है, वेरी सिंपल, m/r ओमेगा स्क्वायर होता है, बहुत ही आसान है ना। R क्या होता है, अभी सिखाया हूँ, R क्या होता है, एक्सिस से मास की डिस्टेंस। यहाँ तो मास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो कौन सा लो, तो जानते हो अभी आगे आएगा एपिसोड में, आगे लेक्चर्स में आने वाले हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जस्ट इसी बार लेने जा रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, तो दिखाता हूँ उसको। आइए अब यहाँ पे देखो, तो ये जो R है वह क्या, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसके सेंटर से एक्सिस की दूरी होती है, वो इतना, उस मास से उसकी दूरी होती है, पॉइंट पार्टिकल से उसकी दूरी होती है। यहाँ मास यहाँ से आता बिखरा पड़ा है, क्या करें, यदि मास का सेंटर ऑफ मास निकालना, बस काम हो गया। और सेंटर ऑफ मास कितना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच यू कैन कंसीडर दैट टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द मास। मीन्स द सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच यू कैन कंसीडर दैट टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड, यानी कि सेंटर ऑफ मास हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह बिंदु होता है, वस्तु के अंदर या वस्तु के ऊपर या वस्तु के बाहर कहीं पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल के अंदर हो, मटेरियल के बाहर भी होता है। अभी सब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उसको जम के पढ़ा जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर यह माना जा सकता है, समझ सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ उस बिंदु पर टोटल मास उसका स्थित है, उसे कहते हो सेंटर ऑफ मास। तो देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच, तो सेंटर ऑफ मास जब वस्तु होमोजीनियस होती है, सिमेट्रिक होती है, तो उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो चूंकि बोले हैं हम लोग पहले ही कि यहाँ से यहाँ तक वस्तु होमोजीनियस है, सेंटर ये जो ट्यूब है यूनिफॉर्म है, तो ठीक इसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो पूरी लंबाई है L, तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर हो गया, यह इतना हो गया ना, L/2 क्या
L/2. ओके, तो R since R equal to L/2, now put in the value of R, तो FC डैश इक्वल टू क्या, हाफ M L, तो हाफ हम लोग पहले ले लिए हैं, चलो कोई बात नहीं, हाफ ML ओमेगा स्क्वायर. ओके, दैट इज द आंसर. R के स्थान पर L/2 कर दीजिए, हाफ ML ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व हो गया बस. सेंटर ऑफ मास इज द बेस्ट आइडिया. तो देखा दोनों तरीके से, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप कर सकते हो. कैसे 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 देखिए, एक इंटीग्रेशन और दूसरा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाया, एक लाइन में आंसर आया. फैंटास्टिक. चलिए अब अगला क्वेश्चन. हाँ, हम लोगों का टॉपिक है, अभी बची हुई थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमने 2 न्यूमेरिकल ले लिया है पहले. यहाँ पर आइए, यह एक मास है कैपिटल एम, एक रस्सी से बांध दिया गया है दूसरे मास से, एक छोटे मास से, जिसका मान है ना स्मॉल एम से बांध दिया गया, और एक कैपिटल एम है. एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, लेंथ इज एल, रस्सी की लंबाई एल है. ओके, इसको कहीं पर एक बिंदु, एक पॉइंट पर कहीं पर इसको बांध देना है, गांठ दे देनी है इसमें एक राड पर ना, कहीं राड पर इसको गांठ देनी है. ओके, क्या करने के लिए कि यहाँ का टेंशन जो भी इस रस्सी में, इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहाँ बंधा हुआ है, इसको ओमेगा से घुमा रहे हो ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पर टेंशन, इस रस्सी का टेंशन T1 और इस रस्सी का टेंशन T2. तो कह रहा कि बताओ, यह लंबाई बताओ, यह x का मान बताओ, इस x का मान बताओ जिससे कि T1 T2 दोनों बराबर हो. ओके, व्हाट इज x सो दैट T1 इक्वल टू T2, T1 T2 का मान, T1 T2 दोनों आपस में बराबर हो. सॉल्व दिस, जल्दी करो. x का मान निकालो जिसके लिए T1 T2 दोनों बराबर हैं. m इज ग्रेटर देन स्मॉल m. जल्दी सॉल्व करिए, फास्ट. क्या पढ़ रहे हो? सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. 1 साल बता चुका हूँ पहले भी कि 1 साल एक चैप्टर से, सर्कुलर मोशन से 5 क्वेश्चन आए थे नीट में. IIT में 3 क्वेश्चन आए थे. ओके, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए. या नहीं कि 1-2 क्वेश्चन 1-2 रट लिया और यहाँ वहाँ ना समझ लिया, पढ़ लिया, या कहीं वो डिजिटल बोर्ड पर हाँ पहले से कोई पढ़ा रहा है. ओके, और पहले से उसी में साल होल सब है, तो हाँ हेलो गाइस, या हाँ, तो कलर ये लाल पीला, ये तो ना, ये क्लासरूम बेटा, दिस इज द क्लासरूम. ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, समझो कि क्लासरूम में पढ़ रहे हो, रगड़ के पढ़ाई होती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग ना. आपको आभास हो कि हम क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आपके सामने सॉल्व हो, न कि पहले से ही सॉल्व इसमें रखा हुआ हो, बटन दबाएं आ जाए सामने और कह दे हाँ देखो ऐसे ऐसे हुआ है. तो वह जो पहले से स्टोर है ना, वह तुम्हारी किताबों में भी है. जो पहले से स्टोर है वो तुम्हारे किताबों में भी स्टोर है. कोई भी नोट्स है तो उसमें स्टोर है, किताबों में स्टोर है. तो उसमें देखने से क्या फ़ायदा, किताब से नहीं देख लेंगे आराम से, फर्स्ट क्लास है कि नहीं. ये होती है, दिस इज़ द या फीलिंग है, क्लासरूम फीलिंग. ओके, क्या लिख दूँ? अच्छा लिख दे रहा हूँ, क्या बोला हूँ, क्लास रूम ना फीलिंग. ओके, तो फीलिंग ऑफ द क्लासरूम, लग रहा है जैसे क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ रहे हो. हाँ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ. हाँ, लगे बात सुनने, सॉल्व नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ. चलो तो हम करें, चलो भाई.
इधर का टेंशन और इधर का टेंशन बराबर होना चाहिए, यही है ना क्वेश्चन। और पूरी लेंथ कितनी है, L है। चलिए देखो, तो दोनों साइड का टेंशन बराबर होना चाहिए। तो दोनों साइड का टेंशन बराबर होने से ऐसा कैसे संभव है कि दोनों साइड का टेंशन बराबर हो, वह बिंदु कौन सा होगा? बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। यानी कि यह यहाँ सर्कुलर मोशन में तो पूछा ही जाएगा, या सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी आ सकता है क्वेश्चन, वहाँ पर भी आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, जानते हो कि जब कहीं पर भी आप टार्क निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल टार्क हमेशा 0 होता है। क्या सुना? सम ऑफ द टार्क्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो आप कहते हो कि m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0। सेंटर ऑफ मास में भी हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर आगे चैप्टर में आएगा। तो क्या बोला कि मोमेंट ऑफ मासेस, फिर से बोलिए, लिखिए, मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। देखिए, मोमेंट, वेरी फैंटास्टिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तो मोमेंट of masses about center of mass is always क्या always 0। तो एक शब्द और जोड़ देना यहाँ पे, सम ऑफ, एक शब्द और जोड़ेगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। या फैंटास्टिक लाइन नोट करिए। यदि यह एक लाइन केवल तैयार हो आपकी, यह एक लाइन आपकी तैयार हो, ये लाइन याद हो, देखते ही आंसर मार दोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर। हाँ भाई, देखते ही आंसर मारोगे ऐसे ऐसे, ये सब कुछ है ही नहीं। आया हुआ IIT, तुम्हारे IIT मेंस वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, देखते ही आंसर मारो ना, ये लाइन याद हो। सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। तो ये 0 होता ही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि जानते हो, क्या जानते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0 ऑलवेज। राइट द पॉइंट, नोट करो फटाफट। याद है लाइन? नहीं याद है? हाँ, पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे बेटा, अभी आगे आने वाला है चैप्टर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो तुरंत ही यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए। चलो, हो गया, लिख लिया, नोट किया, जल्दी से नोट करो लाइन, m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0। अब आ जाओ, देखो अब इसका आंसर क्या आया ना, अब इसका आंसर क्या आया देखो। यहाँ पर ये डिस्टेंस x माने हो ना, तो मोमेंट ऑफ दिस mx प्लस और क्या, इसका मोमेंट कितना हुआ, इसका मोमेंट, तो जब ये x हो गया, पूरी लंबाई l थी, तो यह हो गया l माइनस एक्स, हो गया l माइनस एक्स हो गया। और मास कितना है, स्मॉल m l माइनस एक्स बराबर क्या, 0। ओके, हो गया। चलो, m x इक्वल टू क्या, माइनस m l माइनस एक्स इक्वल टू, ओके, हो गया। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि मोमेंट है ना, बेटर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको केवल वो डायरेक्शन, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है बेटा, ये डायरेक्शन। ओके, ये क्या शो कर रहा है, लिख दीजिए वहाँ पर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मोमेंट है, तो मोमेंट हमेशा किसी भी चीज़, फोर्स का मोमेंट, मास का मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। माइंड हियर mx, तो नाउ यू कैन टेक mx इक्वल टू m l माइनस एक्स। नाउ सॉल्व दिस। चलिए अब यहाँ सॉल्व कर दो इसी को, mx इक्वल टू ml, ब्रैकेट खोल दीजिए, ml माइनस mx, ये x इधर लाइए, तो mx प्लस mx इक्वल टू ml, स्मॉल m कैपिटल M का ध्यान रखेंगे, तो x कॉमन लीजिए, m x की वैल्यू निकालनी थी, x इक्वल टू
MEL अपॉन M प्लस M। ओके, फैंटास्टिक रिजल्ट, क्लियर। तो दिस इज अ फैंटास्टिक रिजल्ट। क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स ये होती है बेटा फिजिक्स ना, ये होती है फिजिक्स। कैसे पढ़ी जाती है फिजिक्स वाला बोर्ड पे ना बेटा, क्लिक करके लाल पीला रंग बदलना, वो नहीं है बेटा, क्लासरूम है ये। दिस इज द क्लासरूम, योर रियल क्लासरूम है। ओके, फैंटास्टिक, सॉल्व हो गया। आ जाओ अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया जाए, फिर लेते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अभी जो बाकी है वहाँ चलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आ जाओ फिर थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी में क्या बाकी रह गया हम लोग का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वर्टिकल ना, वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल लेके उसको क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है सॉल्व कर देते हैं बेटा उसको। आ जाओ तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ पर है कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, एंगल ऑफ बैंकिंग, थोड़ा सा बचा हुआ थ्योरी। तो आइए उसको थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इस थ्योरी के बाद में यह आपका कौन सा है, सर्कुलर मोशन का पार्ट 3 है। इसके बाद में जितने भी आएंगे सब न्यूमेरिकल्स होंगे, कम से कम 10 लेक्चर होंगे, यानी कि 10 एपिसोड आएंगे ना, और सब के सब न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सब सॉल्व करना आपका काम है ना। पूरी फिजिक्स को मुट्ठी में कर लीजिए अपने। यू आर लकी, आप लकी हैं कि आप पढ़ रहे हैं ना। और ये कोरोना के बाद हम लोग ऑनलाइन, विशेषकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन आया हूँ पढ़ाने आपको। ओके कमान, चलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पीछे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे मीन्स दोनों में कितने फोर्स होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने फोर्स होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में कितने फोर्स होते हैं, इसमें कितना एक्सीलरेशन होता है, उसमें कितना एक्सीलरेशन होता है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कितनी वेलोसिटी होती है, उसमें कितनी वेलोसिटी होती है, इसमें कितने फोर्स होते हैं, उसमें कितने फोर्स होते हैं, ये हम लोग पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका काम है उसको अच्छी तरह से तैयार करिए। अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, हम एक केस लेने जा रहे हैं वहाँ पर। कौन सा केस? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और एक किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, तो एक टेंजेंशियल फोर्स हमेशा उस पर लगा रहेगा ना, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए एक रस्सी ले लीजिए, ले लिया, एक रस्सी लीजिए, एक मास बांध दीजिए जैसे सिंपल पेंडुलम के जैसे, हाँ ले लीजिए, ले लिया। चलो अब इसको जस्ट रिवॉल्विंग ऐसे करिए, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन ऐसे लाया, इस तरह से ऐसे, ओके इस तरह से, क्लियर। चलिए अब घुमा रहे हैं, घुमाते हो, घुमाओ घुमाओ और घुमाओ, हाँ चलो ओके। देखो तो जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, फैंटास्टिक। देखना ये मास पेंडुलम का 2-3 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो एल, यहाँ पे नाम दो इसका एल पॉइंट। क्यों एल? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है इसलिए एल। और सपोज कर लो कि एकदम ज़मीन पे है ना, ज़मीन से जस्ट ऊपर है, एकदम ग्राउंड पे, यही रिफरेंस लेवल यही मान लेना हम लोग को। ओके चलो अब एक बार इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले लो और एक बार इसका वर्टिकल पोजीशन ले लो, पूरा वर्टिकल पोजीशन ले लिया। कंसीडर करो कि तो रस्सी की लंबाई एल है तो हर जगह एल ही रहना है ना। अच्छा मास इसका एम मान लो, हर जगह मास एम ही रहना है, बाप का मास एम है। रस्सी मासलेस है, रस्सी की कोई ना, रस्सी मासलेस है, ये इसका क्या है, इसका सेंटर है। ओके चलिए अब यहाँ पे क्या है, माइंड। अब ये सबसे पहला पॉइंट तो यह, सबसे पहला पॉइंट यह, आप जो भी मैं लिखा हूँ नोट करते जाएंगे फास्ट, जल्दी जल्दी मेरे साथ। नोट कर लिया? ये ऊपर वाला पॉइंट हटा दूँ, हो चुका होगा। चलो हाँ अब आ जाओ, चलिए देखो हर सबसे पहला पॉइंट ये कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स किस हर बिंदु पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट हम लोग लिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट पर ये देखिए कि तीनों पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, अच्छी तरह से सीखिए इसको। यहाँ पर कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक 1 मिलीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, या सर्कुलर मोशन की जरूरत होती है, दिस इज ए रिक्वायरमेंट, दिस इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ माइंड, इस रस्सी में टेंशन रस्सी में किधर होगा, ऊपर। सवाल है क्यों होगा ऊपर, रस्सी जिधर बंधी होती है उधर ही टेंशन होता है, जहाँ बंधी होती गांठ जहाँ पड़ी होती है ऊपर कील में जहाँ बांधते वहीं उधर वही टेंशन होता है। टेंशन ऑलवेज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टेंशन टी, यहाँ कील इधर है, टेंशन टी यानी हाथ में जहाँ पकड़े हुए वही उधर ही होगा, हैंड की तरफ होगा, यहाँ है ना टेंशन टी। ओके, अब यहाँ मास इसका m माने हो तो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg, यहाँ पर भी इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, यहाँ पर भी इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg। ओके, पॉइंट L, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P और इसे कह दीजिए H। हो गया। अब जा देखिए, यहाँ पे सपोज करिए कि वेलोसिटी ये है, या टेंजेंट यानी कि सर्कुलर मोशन सपोज करिए ऐसे हो रहा है, तो वेलोसिटी ये हो गई v, ये कौन सी हो गई वेलोसिटी, यहाँ पे हो गई v, नाम क्या है h, तो नाम रख दीजिए vh, यहाँ पर नाम रख दीजिए vp और यहाँ पर नाम रख दीजिए ना क्या vl, रख दिया। चलिए अब एक एक पॉइंट का आपको डिस्कस करना है और आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। आ जाइए, अब हम लेते हैं पॉइंट L, ले लीजिए सबसे पहले पॉइंट L लीजिए, L पॉइंट लीजिए सबसे पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, तो याद रहे लाइन कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रेडियस पर होगा सेंटर की तरफ होगा, लाइज अलोंग रेडियस, द फोर्सेज which lies along the radius and toward the center, that forces will provide required centripetal force। means वे सारे फोर्स जो रेडियस पर होंगे सेंटर की तरफ होंगे वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पे कौन है T और mg उसका विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर ना हमको क्या होता है AC चाहिए, AC मीन्स FC कर दिया जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए FC सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज नॉट ए रियल फोर्स। कौन फोर्स है उधर T, लेकिन mg विरोध कर रहा है उसका, तो नेट फोर्स कितना हुआ T माइनस mg, तो T माइनस mg नेट फोर्स हुआ। अब कहोगे कि mg माइनस T क्यों नहीं कर दिए, mg कर दोगे तो नेट फोर्स नीचे चला जाएगा, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं रहेगा, तो जब ऊपर कोई फोर्स ही नहीं रहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन। तो हर हाल में T को mg से ज़्यादा होना जरूरी है, मीन्स कि T का मान हर हाल में mg से ज़्यादा चाहिए तभी सर्कुलर मोशन होगा। यदि mg ज़्यादा होगा T कम हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। क्लियर, क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स। Come on, at point L, now which providing this T minus mg will provide FC, so T minus mg will provide what, FC, T minus mg, FC equal to you know well mvl स्क्वायर अपान रस्सी की जो लंबाई है L, तो L रख दो L। ओके, मीन्स कि यदि देखो कि T इस पॉइंट पर L पर T कितना है, तो आप लिख सकते हैं कि mg प्लस mvl स्क्वायर अपॉन L, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
22 तक ओके, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट पी पर। एट पॉइंट पी पर कौन कर रहा है, जल्दी बोलिए, देख कर बताइए। इसका आंसर श्योर लिखिए। पी पर कौन कर रहा है? हाँ, अपना अपना आंसर लिखो जल्दी। पी पे कौन कर रहा है? लिखा? हाँ, पी पर mg का कोई रोल है? नो रोल। क्यों? mg 90 डिग्री पर है। mg 90 डिग्री पर है। अब मन में ये सोच रहे हो कि t और mg का रिजल्टेंट, नहीं रॉन्ग, क्योंकि इनका रिजल्टेंट तो इधर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करेगा जो कहाँ पर होगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, वही करेगा। तो पी पॉइंट पर कौन कर रहा है? टी बराबर, बोलिए क्या? एम वी पी स्क्वायर बाई एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, हो गया। चलिए अब ऐसे ही अब आ जाइए एच पॉइंट पर। तो अब लिखिए कि एट पॉइंट एच पर कौन कर रहा है? हाँ बोलिए, रेडियस पर होना चाहिए। देखिए टी नीचे है और mg भी नीचे है, तो t प्लस mg दोनों डाउनवर्ड है। mg मिला करके देंगे क्या? mvh स्क्वायर अपान, हाँ स्क्वायर अपान रेडियस l है, l। ओके फैंटास्टिक। तो दिस इज नंबर थर्ड। तो आपके सामने तीन इक्वेशन आए, आपके सामने तीन इक्वेशन आए। एक इक्वेशन आया इस पॉइंट के लिए, दूसरा इस पॉइंट के लिए, तीसरा इस पॉइंट के लिए। अब फटाफट आइए, अब जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बोल दीजिए। चलिए, हाथ में रस्सी पकड़े हो ना अभी? पकड़े हो, चलो ठीक है। तो हाथ में रस्सी पकड़ लीजिए और दूसरे इंड पर उसके एक पत्थर बंधा हुआ है। ए स्टोन पीस टाइड ऑन द सेकेंड इंड, अदर इंड, एंड द वन इंड, yes, first end in hand, and now revolve in the vertical plane like this। कर रहे हो? करो भाई। हाँ, हम ही केवल करें, तुम करो। कर रहे हो ना? चलो घुमाओ इसे, घुमा रहे हो रस्सी। अच्छा, अपने हाथ से, फिंगर से रस्सी को टाइट करो तो। करो यार, क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है, बढ़ी ना? टाइट करने पर स्पीड बढ़ती जा रही है। हाँ, अभी प्रैक्टिकल चाहो तो करके देख लो, स्पीड बढ़ती जा रही है। और रस्सी को ढीला करो तो, हाथ को थोड़ा ढीला करो, हाथ को ढीला करो। पतंग नहीं उड़ाते हो, हाथ को ढीला करते हो, टाइट करते हो, ढीला करते हो, छोड़ते हो, वही वाला। हैंड को ढीला करो, ढीला किया, स्पीड घट रही है, और ढीला करो, घट रही है। एकदम ढीला कर दो, छोड़ दो। हाँ, अभी सब पस पकड़े रहो, थोड़ा भी फोर्स मत लगाओ, रस्सी सिकुड़ जाएगी, स्लैक कर जाएगा और मास वहीं गिर जाएगा। स्ट्रिंग, रस्सी, स्ट्रिंग विल स्लैक्ट एंड मास विल फॉल डाउन। हो जाएगा पक्का? श्योर? यहाँ पे क्लियर हो? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग रस्सी के टेंशन को जीरो कर दे रहे हैं, व्हेन t इक्वल टू जीरो, जब हम t जीरो कर रहे हैं ना, तो क्या मिला? जीरो प्लस mg बराबर m vh स्क्वायर अपान l। ओके, हो गया। यानी इधर से ये तो हटा दो, ये हटा दो, हो गया ना? m कैंसिल, vh बराबर क्या मिला? अंडर रूट lg। ओके, vh इक्वल टू अंडर रूट lg। तो यह एक ऐसी वेलोसिटी आई ना, यह एक ऐसी वेलोसिटी आई कि इस वेलोसिटी पर टेंशन t का मान जीरो हो गया है। कहाँ पर? t कौन सा है? h पॉइंट पर th जीरो हो गया है। यह एक ऐसी वेलोसिटी आई। तो जिस वेलोसिटी पर, अब अच्छा, जब टेंशन जीरो हो गया है, यानी कि हम लोग रस्सी को सिकुड़ गई है, रस्सी टेंशन इतना कम कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, टेंशन जीरो हो गया है। तो जीरो हो जाएगा तो मास वहीं से क्या करेगा?
रस्सी जीरो होगी ना, कोई फोर्स नहीं पाएगा। और जब कोई फोर्स नहीं पाएगा तो जिस समय जहाँ पर होगा जैसे ही होगा वह या पैराबोला बनाते हुए आगे चला जाएगा, जाके गिर जाएगा। मीन्स ये टेंशन को जीरो कर दें तो ये नीचे तो टेंशन जीरो हो गया, अब यहीं से पैराबोला बनाता हुआ जाकर यहाँ गिर जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो आपका पैराबोला बनाकर फेंकना तो था नहीं, आपका उद्देश्य था सर्कुलर मोशन होता रहे। तो टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन लगातार होता रहे, इसके लिए क्या चाहिए? तो टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन क्या चाहिए? इस वेलोसिटी से ज़्यादा चाहिए, ताकि एच पॉइंट पर वेलोसिटी इससे ज़्यादा चाहिए जिससे कि वह टेंशन जीरो ना हो, क्योंकि इस वेलोसिटी पे तो जीरो हो गया, तो इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो आप कहेंगे क्या? टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन वी एच, यहाँ पे वी एच शुड बी ग्रेटर देन दिस अंडर रूट एल जी। ओके, फैंटास्टिक। तो वी एच यानी क्या पाए हम लोग? यहाँ पाए कि वी एच का मान हर हाल में अंडर रूट क्या एल जी से ज़्यादा चाहिए। ओके, अब सवाल यह है कि इस वेलोसिटी का नाम क्या है? तो जिस पर टेंशन जीरो हो गया है उसे कहते हैं एच पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं क्रांतिक चाल या क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या? VC इक्वल टू, तो इस पॉइंट की VC का मान कितना आया? VC इक्वल टू अंडर रूट एल जी या अंडर रूट आर, यदि मान लो रेडियस माने हो तो आर ना, यदि रेडियस आर मान लिया जाए तो भी बराबर कहेंगे अंडर रूट आर जी। ओके, ये क्या है? ये क्या है? VC, क्रिटिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो टॉप पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी का आंतरिक वेग कितना आया? अंडर रूट आर जी या अंडर रूट एल जी। रस्सी की लंबाई आर मानेंगे, रेडियस आर मानेंगे तो आर, नहीं तो एल। तो टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन वी एच शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी या अंडर रूट एल जी। तैयार? फंटास्टिक। नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए फटाफट, इसको हटाया जाए। हो गया? नोट कर लिया? चलो आ जाओ। तो अब हम चलते हैं, ये वैल्यू याद रहे ना। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, वैल्यू याद रहे पूरा फर्स्ट क्लास की। चलो देखो, हो गया? हटा दिया जाए यहाँ से, याद है आपको? नोट कर लिए हो ना? आ जाओ चलो। अब टॉप पॉइंट हो गया, अब हम चलते हैं बॉटम पर, लोवेस्ट पॉइंट पर चलते हैं। यदि लोवेस्ट पॉइंट के लिए देखा जाए, हाँ यहाँ पर भी ये वैल्यू नोट कर लिए हैं, हटा दिया जाए? हटा दे? आ जाओ चलो देखो। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ की कुल एनर्जी मीन्स ई, यहाँ की कुल एनर्जी एल की बराबर होगी यहाँ की इस पॉइंट की, एच पॉइंट की एनर्जी के, ई पी के बराबर होना चाहिए। नहीं पी नहीं, एच है बेटा, एच ही बराबर होना चाहिए ना। ओके, होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी यहाँ की लिख दीजिए तो फटाफट। ई एल पॉइंट पर रेफरेंस लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगी नहीं, पोटेंशियल जीरो है, केवल काइनेटिक है। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू इस एच पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी ऊंचाई है, तो एल लंबाई कितनी होगी? 2L, यानी हाइट होगी एच बराबर 2L। तो एम जी एच, अभी बाद में वैल्यू रखा जाएगा, ये यहाँ से हटा दिया जाए कुछ भी जो दिख रहा है यहाँ। हाँ, तो हाफ एम भी यहाँ की टोटल एनर्जी, वहाँ की टोटल प्लस
हाफ एम वी एच स्क्वायर। ओके, हो गया। आइए सॉल्व कर दिया जाए। यम सब में है, हटा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 2GH प्लस ये 2 हट गया, वी एच स्क्वायर हो गया। चलो अब एच का वैल्यू रख दीजिए 2L, तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू 2G इंटू 2L प्लस वी एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ ऊपर आ जाए, यहाँ पे हाँ वी एल स्क्वायर इक्वल टू 4GL प्लस वी एच का मान तो अभी निकाले हम लोग, अंडर रूट LG का स्क्वायर, क्या आया, VL का स्क्वायर बराबर 4GL प्लस LG। ओके, तो कितना मिला, VL स्क्वायर इक्वल टू 5LG या VL इक्वल टू अंडर रूट 5LG। ओके, फैंटास्टिक। VL इक्वल टू 5LG, या यदि हम रेडियस को R माने होते तो VL बराबर लिख सकते थे अंडर रूट 5RG। ओके, तो अब जा देखिए क्या मिला आपको, L पॉइंट का मिल गया, लोवेस्ट पॉइंट का आ गया, तो VL इक्वल टू अंडर रूट 5RG, VL इक्वल टू अंडर रूट 5RG। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ क्या कि टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन फर्स्ट क्लास का होता रहे, तो यह क्या है, ये जो आया, चूंकि हम लोग VH का क्रिटिकल वैल्यू रखे हैं ना, VL की कौन सी वैल्यू रखे हैं, क्रांतिक वेग क्रिटिकल वैल्यू, इसलिए जो आया है वो क्या हुआ, ये है VC, किसके लिए, L पॉइंट का VC। तो टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए, नोट कर लिया ना, नोट करते जाइए फर्स्ट। चलिए, तो अब कहेंगे यहाँ पर क्या कि टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए, VL का मान VC से हर हाल में ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, किसी भी बिंदु की वह वेलोसिटी जिस पर सर्कुलर मोशन सीज कर जाएगा, यानी सर्कुलर मोशन समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, V शून्य हो जाएगा, उसे कहते हैं क्रांतिक वेग या क्रांतिक चाल या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो VL का मान हर हाल में VC से ज़्यादा चाहिए, है ना, और VC की वैल्यू अभी कभी कितनी आ रही है, L पॉइंट की VC कितनी आई, अभी भी देखा अंडर 5RG, मीन्स कि VL की वैल्यू हर हाल में अंडर रूट 5RG से ज़्यादा चाहिए, या VL इक्वल टू अंडर रूट 5LG से ज़्यादा चाहिए। ओके, फैंटास्टिक, ठीक। चलिए अब एक पॉइंट और है, अब यहाँ चलते हैं ना। चलिए अब अगले पॉइंट पर, अब कौन सा पॉइंट बचा है, अब है पॉइंट P। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, नो बेटा, बहुत ही आसान है सब कुछ। ये थ्योरी तैयार होगी तभी तो आगे ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी हैं, पूरी ईरोडो की किताब, जो भी किताबें हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको सब किताबों के विषय में नहीं पढ़ना, चक्कर में जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सब हम कराएंगे, कम से कम 20 लेक्चर देंगे इस पर। ओके, आइए अब P पॉइंट पर आ जाइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन फिर से लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एक बार फिर से लगा दीजिए। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का लगा दीजिए, मीन्स EL इक्वल टू क्या होना चाहिए, EP होना चाहिए ना, दोनों जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो बराबर ही होनी है। चलो बेटा, EL की वैल्यू है कि टोटल एनर्जी रख दीजिए, तो हाफ MVL का स्क्वायर, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इक्वल टू EP पर पोटेंशियल भी है, तो MGL प्लस, और वहाँ पर अब ये डायग्राम की कोई ज़रूरत है नहीं,
चलो प्लस, अब यहाँ पर हाँ बेटा, अब यहाँ पर पोटेंशियल भी है, ऊंचाई देखो यहाँ से पी पॉइंट की ऊंचाई कितनी, ग्राउंड से एल, रस्सी की लंबाई एल या आर, रेडियस आर है, रेडियस आर। ओके चलो, वहाँ की काइनेटिक हाफ एम वी पी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नो, सभी में एम है, हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 जी एल हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया, ये 2 हट गया है, वी पी का स्क्वायर हो गया। या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए वी एल का वैल्यू रख दिया जाए, अंडर 5 एल जी आया है, तो अंडर रूट 5 एल जी आया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 2 जी एल प्लस वी पी का स्क्वायर, या 5 एल जी माइनस 2 एल जी इक्वल टू वी पी स्क्वायर। क्लियर हो गया? आ जाइए अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, इधर का हो गया होगा, हटा दें इसको। अब वी पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, वी पी स्क्वायर बराबर कितना, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3 जी एल, तो वी पी इक्वल टू अंडर रूट 3 जी एल। क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि पी पॉइंट के लिए जो वी सी मिला अंडर रूट 3 जी एल मिला, ये है ना। तो वी पी का मान कितना होना चाहिए कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करने के लिए, टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन वी पी का मान हर हाल में किससे, अंडर रूट 3 एल जी से ज़्यादा। यदि रेडियस के फॉर्म में लिखना है तो वी पी ग्रेटर देन अंडर रूट 3 आर जी से ज़्यादा। फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और कितनी होती है। चलिए अब है पॉइंट, यहाँ पर दो बातें और यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। चलिए क्या, आइए अब जो डिफरेंट पॉइंट्स आए हैं उनमें टेंशन का क्या रोल है, आइए देखा जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन क्या होगा ना। आइए देखते हैं, थ्योरी थोड़ी और डिस्कस हो जाए यहाँ पर। चलिए देखो बेटा, अब है पॉइंट हम लोगों का कि ये था सर्कुलर मोशन, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ की वी सी कितनी आई है, यहाँ की वी सी आई अंडर रूट आर जी, यहाँ की वी सी कितनी आई है अंडर रूट 3 आर जी, आर क्या है रेडियस, यहाँ की वी सी कितनी आई है, यहाँ की वी सी कितनी आई है, यहाँ की वी सी आई है अंडर रूट 5 आर जी, है कि नहीं। यदि क्रिटिकल वेलोसिटी के रेशियो निकाला जाए, यहाँ पर इसका नाम रख दूँ Vc1, यहाँ पे नाम दूँ Vc2, यहाँ पे नाम रख दूँ Vc3, तो Vc1 रेशियो Vc2 रेशियो Vc3 इक्वल टू कितना, √5 रेशियो √3 रेशियो √1। ओके, this is the ratio, or this is the ratio between the velocities, this and this and this। क्लियर। बात करते हैं टेंशन की। यहाँ टेंशन कितना था, यहाँ की टेंशन कितना था, चलो आ जाओ कमान, इस टेंशन यहाँ पर टी एल टेंशन था ना, टी एल, यहाँ पे टी पी, यहाँ पे टी एच, तो हम टी एल की बात कर रहे हैं। टी एल कितना लिखूं, टी एल बोलिए क्या हो जाएगा टी एल, तो टी एल निकालने के लिए देखो कि सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर से देख लो क्योंकि हम लोग मिटा चुके हैं पहले। तो टी एल माइनस क्या क्या एम जी
ओके, तो टी एल माइनस एम जी इक्वल टू एम वी एल का होल स्क्वायर। तो क्या बना, टी एल इक्वल टू एम जी उधर गया प्लस एम अंडर रूट 5 आर जी का स्क्वायर मीन्स टी एल इक्वल टू एम जी प्लस 5। हाँ बेटा, तो टी एल बराबर क्या हुआ, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग को आर भी देखो बेटा, यहाँ पे छूट रहा है ना, आर रखा था, एम भी एफ सी का मान है ना बेटा, टी एल माइनस एन जी प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो हाँ यहाँ पर भी क्या है, आर। सॉल्व करिए, चलो टी एल बराबर एम जी प्लस स्क्वायर करिए एम इंटू 5 आर जी अपान आर, आर से आर कैंसिल, टी एल इक्वल टू एम जी प्लस 5 एम जी, तो टी एल इक्वल टू 6 एम जी। ओके, फंटास्टिक, हो गया, तैयार हो गया। अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये रेशियो नोट कर लिए हो ना, चलो ओके, जरूर कर लिए होंगे, हाँ। और अब एक पॉइंट आपके सामने यहाँ पर क्या कि टेंशन एट, अब यहाँ क्वेश्चन एक, टेंशन एट पॉइंट क्या एल, पॉइंट एल will be always, एक क्वेश्चन नोट करिए, प्रूफ आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, इसको देख करके आंसर मारिए, प्रूफ आपके सामने, आप इसको देख के आंसर मारिए। क्या, टेंशन एट पॉइंट एल विल ऑलवेज, नंबर ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 6 mg, दूसरा ऑप्शन लेस देन 6 mg, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 6 mg, चौथा ऑप्शन डाटा इनसफिशिएंट। ओके, डाटा इनसफिशिएंट, हमारी आंसर कौन सा अच्छा लग रहा है, डाटा इनसफिशिएंट बोलो भाई, कौन सा अच्छा लग रहा है, डाटा इनसफिशिएंट, किसको मारेंगे, जल्दी बोले, किसको मारेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो टी एल की वैल्यू आई वो 6 mg है ना, जो टी एल की वैल्यू आई है 6 mg, टी एल की वैल्यू जो आई है 6 mg, ओके, तो जो टी एल की वैल्यू है बेटा 6 mg आया है ना, ओके, यह मिनिमम था ना, इसका मतलब कि हर हाल में इसका मान इससे ज़्यादा ही होगा, दिस इज द आंसर। ओके, तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।